हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विच इज रिगार्डिंग जीएसटी। तो आज हम जीएसटी के ऊपर बात करने वाले हैं। जीएसटी एग्जैक्टली क्या है और कब फ्रेम हुआ, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो एवरीथिंग टुडे विल बी डिस्कस्ड अबाउट जीएसटी, इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। देखिए आज जीएसटी में हम क्या सीखने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम बात करते आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी कस्टम्स का टॉपिक जो है वो इसके पहले कंप्लीट किया है। तो यू वेरी वेल नो कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे हम देखते हैं कि जो है टैक्सेशन का जो बर्डन है वो आपके ऊपर है। आप टैक्स डायरेक्टली सरकार को सबमिट नहीं करते हो, टैक्स सबमिट आप किसी और को करोगे। वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाएगा। जैसे मैं आपका और मेरा एक कॉमन से एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक मीनिंग समझाने के लिए। अब जैसे आप एक स्टूडेंट हो जो सीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और मैं एक ट्यूटर हूं जो आपको प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है और सीएस के लिए प्रिपरेशन करवा रहा है। तो ऑब्वियसली आप जब मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले आप मुझे रेवेन्यू के तौर पे फीस पे कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी फीस मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज है कि ये फीस या ये ट्यूटरशिप, प्राइवेट कोचिंग इज अ टैक्सेबल सर्विस अंडर जीएसटी लॉ। पहले तो हमें ये समझना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी फीस मैं आपसे चार्ज करूंगा, अगर मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हूं और मैं उसके लिए लायबल हूं, तो मैं फीस के ऊपर आपसे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए लायबल हूं। तो होगा ये, स्टूडेंट आप यहाँ पे हो सर्विस रिसीवर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं सर्विस रिसीवर। मैं हूं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर। अब एक्ट ये बोलता है कि सर्विस प्रोवाइडर की, सप्लायर की ये ड्यूटी है कि सर्विस रिसीवर से जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करे और वो अमाउंट सबमिट करे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलो या जीएसटी डिपार्टमेंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो इन शॉर्ट, टैक्स किसकी जेब से जा रहा है, पहले तो आपको ये समझना है। टैक्स जा रहा है स्टूडेंट की पॉकेट से, लेकिन उसको सबमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्यूटर की। आगे ये समझ में। तो स्टूडेंट लायबल है पे करने के लिए, लेकिन उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम किसका? सर्विस प्रोवाइडर का। अगर मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं करता हूं तो डिपार्टमेंट मुझ पे क्वेश्चन रेज करेगा, मुझे नोटिस भेजेगा कि भाई आपने जीएसटी सबमिट क्यों नहीं किया। वो आपके पास नहीं आने वाले कि भाई आप सीएस के कोचिंग में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, भाई जीएसटी क्यों नहीं भरा। आप बोलोगे भाई हमसे मांगा ही नहीं जीएसटी, तो हमने पे नहीं किया। या आप ये बोल सकते हो कि हमने जीएसटी पे कर दिया है, हमने तो भर दिया है, मतलब जिनसे भी हम पढ़ रहे हैं उनको हमने जीएसटी चुका दिया है, तो आपको नहीं मिला तो उसमें हम क्या करें। आया है समझ में। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है पर्सन? सर्विस प्रोवाइडर, हु इज लायबल टू सबमिट the GST collected from the service receiver to the government or to the GST department. आई होप ये बेसिक पार्ट आपको समझ आया होगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ 10,000 रुपीज, तो इसके ऊपर करंटली जीएसटी का रेट है 18%। तो जीएसटी का अमाउंट कितना हो गया? 1800। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे अमाउंट कलेक्ट करूं फीस के नाम पे 11,800, जिसमें से 1800 रुपीज मुझे किसको पे करना है? टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। वो मेरी इनकम नहीं है जो मैं उसको अपने पास रखूं, मेरी इनकम है 10,000 रुपीज। आया है समझ में। तो मेरे लिए जीएसटी एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से गया, मुझे अपनी पॉकेट में उसको रखने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं उसके लिए राइटफुली एलिजिबल हूं कि वो पैसा मैं अपने पास रख लूं। ये चीज हमें सबसे पहले समझनी। ये एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि जीएसटी किस तरीके से काम करता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, तो आपको पहले ये समझना है कि ये कैसे आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। 1999 में पहली बार जीएसटी का बिल प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में और इसके ऊपर बात हुई कि हमें जीएसटी जैसा कुछ लेके आना चाहिए। तब एनडीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। एनडीए मींस अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी गवर्नमेंट थी। और अलायंस की गवर्नमेंट होती है, ऑब्वियसली कोई सिंगल पार्टी नहीं थी तब। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो पहले जीएसटी का बिल लेके आई। तब ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन था उसका काम है अपोज करना, ठीक है। तो ऑपोजिशन ने बोला कि ये फेवरेबल नहीं है हमारे सिस्टम के लिए और ये नहीं आना चाहिए एंड और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपोज में रख दी, तो बिल पास नहीं हुआ। अच्छा, फिर 2004 में गवर्नमेंट चेंज हुई। अब यहाँ पे यूपीए की गवर्नमेंट आ गई, वैसे
बेसिकली है कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने भी इसके बाद जीएसटी का बिल प्रेजेंट किया। अब पहली गवर्नमेंट ने बोला कि जब हमारे टाइम पे बिल पास नहीं करने दिया आपने, तो अब हम आपको ये बिल पास कैसे करने देंगे। ठीक है, ये एक जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है बट समझाने के लिए। तो यहाँ पे 2004 से लेके 2014 तक 10 साल तक जो गवर्नमेंट चली, उन्होंने भी जीएसटी का बिल लाने की कोशिश की, लेकिन अगेन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि अलायंस की गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं। अब 2014 के बाद जब वापस बीजेपी रूलिंग में आई, तब सिचुएशन ये थी कि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और कोई अलायंस नहीं, इंडिविजुअली इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फ्रेम कर ली। अब इनके पास था ये मौका कि इस बार जीएसटी लगा के ही छोड़ेंगे। फाइनली 2017 आते आते, अब ये जो आप टाइम गैप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो रेंज देख रहे हो, ये है पूरे 18 ईयर्स। ठीक है, तो जब ये 18 साल का हो गया अपना जीएसटी बिल, तब उसको बोला कि आज आप माइनर से मेजर हो चुके हो, आप 18 ईयर्स के हो चुके हो, नाउ यू आर केपेबल टू टेक द बर्डन ऑफ एन एंटायर कंट्री एंड द टैक्सेशन सिस्टम। तो इस जीएसटी बिल को इन्होंने बना दिया जीएसटी एक्ट। तो ये फाइनली कब हुआ, 2017 में। जो डेट है उसके लिए इट इज 1 जुलाई 2017 विच इज द इफेक्टिव डेट जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। तो ये चीज हमें समझनी है। अब एक बिल को प्रेजेंट करना, उसको पास करवाना एंड ऑल, उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले जो बिल है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। वहां पे दोनों पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, अदर मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो ये सारे मेंबर्स के बीच में बिल प्रेजेंट किया जाता है और रूलिंग गवर्नमेंट बिल लेके आती है कि भाई हमारा ये प्रपोजल है कि ऐसा एक कानून होना चाहिए, दैट इज अ जीएसटी बिल। अब इसके ऊपर आपको पता है पार्लियामेंट में काम कैसे होता है। ठीक है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, वॉकआउट हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाती है और नारेबाजी हो जाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फाइनली एक डिसीजन पे भी आते हैं। सजेशंस सारे मेंबर्स के लिए जाते हैं। बिल के अंदर ये ड्राफ्ट होता है, तो इसके अंदर चेंजेस भी किए जाते हैं। ये सब करने के बाद फाइनली बिल को पास करवाना पड़ता है। कहाँ पे, अपर हाउस में, दैट इज द राज्यसभा, और जो लोअर हाउस है दैट इज द लोकसभा। दोनों में बिल पास हो जाता है। बिल पास होने के बाद ये लास्ट स्टेप होता है, दैट इज प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के बाद जो बिल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। और ये हुआ 1 जुलाई 2017 को, जब रात को 12 बजे जीएसटी अप्लाई किया गया। उस पॉइंट पे राज्यसभा में बीजेपी के मेजोरिटी मेंबर्स, लोकसभा में बीजेपी सबसे लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद मेजोरिटी, तो उनके पास पूरा पावर था कि इस बार ये कर लो, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो उन्होंने वो चीज की और आज हम उसका जो रिजल्ट है वो देख रहे हैं, जीएसटी का हमारा एक्ट। आई होप यहां तक आपको पता चला कि बेसिक किस तरीके से एक बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और चीजें देख लेते हैं। अब देखो, जो जीएसटी एक्ट की बात हो रही है, जीएसटी आने से पहले भी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस तो थे, ऐसा तो नहीं था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनका एक समराइज करके उन्होंने एक्ट बना दिया, दैट इज जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करो, सबको एक ही रेंज में लेके आ जाओ। तो 17 अलग अलग टैक्सेस थे जो हमें झेलने पड़ते थे और जिनको उन्होंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, दैट इज जीएसटी। अब ऐसा कुछ जीएसटी अलग से नहीं आया जो कभी दुनिया में था ही नहीं और अभी से एग्जिस्ट हो गया, अचानक से क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। जीएसटी इज लाइक पुराने सामान को नए पैकेट में, नई पैकिंग में पैक करके बेच देना, अंदर वही। ठीक है, तो पहले जो टैक्सेस लगते थे जिसमें एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, नॉट सीजीएसटी बट सीएसटी, ये सारा आपका मेजर सिलेबस में था। अब इन सबको एक डब्बे में डाल के ऊपर लिख दिया जीएसटी, नाम चेंज कर दिया। तो प्रोविजंस तो वही है ना, बेस तो वही है। अभी अगर मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी लगता है, लेकिन उसको लगाने के तरीके ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, जो लूप होल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉर्ट आउट किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि पुरानी चीजों को नए डब्बे में डाल के रिफर्बिश करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। सो दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट जीएसटी। ये वन नेशन वन टैक्स के नाम पे ये चीजें यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट की, जो हम देख रहे हैं।
अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, ये कितना वन नेशन वन टैक्स है और कितना नहीं, या सिर्फ ये एक डायलॉग है जो उन्होंने क्रिएट किया, एक स्लोगन क्रिएट किया। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स बोल तो रहे, लेकिन फिर जब जीएसटी लगाने की बात आती है ना, तो भाई कानून जो है, जीएसटी लॉ जो बना, उसमें 5 अलग अलग एक्ट पास हुए। इसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं सीजीएसटी, एक एक्ट है एसजीएसटी, एक एक्ट है यूटीजीएसटी, एक है आईजीएसटी, और दूसरा है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉम्पनसेशन सेस, कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017। तो ये 5 कानून जो आपके सामने यहाँ पे है, ये पास किए गए। ठीक है, और इन सारे कानून को हमें अब पढ़ना है। तो वैसे बोल रहे वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, वन टैक्स इज जीएसटी, पर जब एक्ट की बात कर रहे हैं तो देयर आर 5 एक्ट्स, ये आपको समझना है। अब ये क्यों 5-5 एक्ट है वो भी समझो। देखो, टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसमें एग्जिस्टिंग रूल ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, 2 अथॉरिटीज हैं जिनको टैक्स कलेक्ट करने का पूरा राइट है, पूरा पावर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर है, उसमें एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये सब मेजर मेजर ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स थे, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट एक्साइज, मतलब जहां पे हम नहीं लूटेंगे वहां पे आप लूट लेना, लूटना तो है पब्लिक में, कोई ना कोई तो लूट ही लेगा। तो ऐसे करके अलग अलग टैक्सेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस चीज को इन्होंने एक बना दिया जीएसटी। अब सवाल ये है, कौन सा टैक्स कौन इकट्ठा करेगा, क्या होगा, मतलब सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी या क्या करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं टैक्सेस की, तो मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ इसको ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब देखो, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन सेम स्टेट, एंड इंटर स्टेट का मतलब है आउटसाइड द स्टेट। एक स्टेट का बंदा जब दूसरे स्टेट के बंदे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं इंटर स्टेट, एंड अदरवाइज इंट्रा स्टेट। ठीक है ना, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर ऑफिस, इंटर कंपनी, ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी के बीच में कंपटीशन होना, और इंट्रा स्टेट में सिचुएशन रिवर्स होगी। तो ये 2 बेसिस पे मैंने पहले ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर दिया। सरकार ने ये बोला कि भाई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्सेस कलेक्ट करती थी, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करेगी। अच्छा, इंट्रा स्टेट वाले में एक काम करते हैं, जो भी रेवेन्यू आता है आधा आधा कर लेते हैं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेशंस थे एक्ट में। अब स्टेट गवर्नमेंट बोली यार इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पे पूरा वैट टैक्स हमें मिलता था और भी टैक्सेस, स्टेट एक्साइज हमें मिलता था, अभी आप यहाँ पे लेके आ गए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट का आधा हिस्सा, तो आधे हिस्से में हम काम क्यों करें, हम अपना रेवेन्यू आधा क्यों करें, हम तो रेडी नहीं है इसके लिए। ये सारे प्रॉब्लम्स जीएसटी में आते रहे शुरुआत से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, बोला कि आप एक बात समझो, अगर एज ए स्टेट गवर्नमेंट आप महीने का 1000 करोड़ रुपए अर्न कर रहे हो, तो आप 1000 करोड़ पे ध्यान दो, आपका रेवेन्यू मेंटेन करने पे ध्यान दो। ठीक है, हम कितना कमा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो। हम ये कर रहे हैं कि जीएसटी के रेंज में, जीएसटी की नेट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सबसे हम जीएसटी वसूल कर सकें। इससे ये होगा कि आज अगर आपके स्टेट लॉज में 1 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, तो जीएसटी में शायद 2, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रजिस्टर अगर हो गए, तो आपके पास आधा पैसा आने के बावजूद 1000 करोड़ से ज्यादा ही आएगा। ये आप समझो लॉन्ग टर्म में कवर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला लॉन्ग टर्म की बात दूर की है ना, कितना लॉन्ग टर्म, सरकारी काम है भाई। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, हम कब तक वेट करते रहे। रेवेन्यू तो रेवेन्यू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई ठीक है, इतना टेंशन मत लो, जब तक आपका रेवेन्यू आपके टारगेट के हिसाब से नहीं आता है, जो कैलकुलेशन आप बता रहे हो, तब तक हम आपको कॉम्पनसेशन पे करेंगे। रेगुलर बेसिस पे कॉम्पनसेशन लेते जाओ, और जिस दिन आपका प्री जीएसटी वाला रेवेन्यू और अभी जीएसटी का रेवेन्यू बराबर हो गया, या जीएसटी की वजह से आप ज्यादा कमाने लग गए, तो हम ये कॉम्पनसेशन देना बंद कर देंगे, लेकिन तब तक मिलता रहेगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो इस तरीके से उनको पटाया गया, समझाया गया, मनाया गया,
फाइनली फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला कि चलो अग्री कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी जिस पॉइंट पे ये अग्रीमेंट्स हुए उस पॉइंट पे मेजॉरिटी स्टेट्स में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में भी बीजेपी रूलिंग में थी, तो वहां प्रॉब्लम उनको नहीं आ रहा था। लेकिन जो अदर स्टेट्स थे जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी वहां ये सब करने में उनको परेशानी हो रही थी। तो ये पॉइंट्स है। तो कॉम्पनसेशन का क्या कंसेप्ट है वो भी हमने देखा। अब ये जो इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं टैक्सेस के नाम भी आपको समझा दूं। जब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट की, तो टैक्स कौन लेके जा रहा है? आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको नाम दिया गया CGST, सेंट्रल GST। इसको नाम दिया गया SGST, दैट इज द स्टेट GST। अब अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट लेवल पे हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे IGST। अब ये है इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड, सिंपल सा मीनिंग हो गया। और ये कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप आपको पता चला नाम क्या है। अच्छा, एक और एक्ट है, अगर यूनियन टेरिटरी हुई तो टैक्स आएगा UTGST। और कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है वो मैंने अभी आपको कॉम्पनसेशन जो बताया वो उसके रिलेटेड है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि कॉम्पनसेशन देने के लिए स्टेट्स को सरकार पैसा कहाँ से लाएगी। तो कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, वहां से वसूली करके स्टेट्स को दिया जाता है। तो अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे, पब्लिक की जेब से निकाल के दे रहे। तो ये प्रोडक्ट है पूरा GST का जो मैंने आपके सामने रखा। इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन 1 जुलाई 2017, ये भी आप देख लो। अच्छा, जम्मू कश्मीर में GST अप्लाई तो हुआ लेकिन उसकी एप्लीकेशन की डेट्स डिफर करती, जो हम थियरी में देख लेंगे। बट अभी मैं आपको एक जनरल डेट जो हमारी मेन GST की है इंडिया में उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं GST के रेट्स के बारे में। कौन कौन से रेट्स GST के लिए एप्लीकेबल है? 0%, 0.25%, 3%, आप भी याद करते जाओ कितने याद आ रहे हैं आपको, 12%, 18%, 28% एंड 40%। ये कुछ रेट्स हैं जो GST में लगते हैं। एंड देन ये बोलते हैं कि ये वन नेशन वन टैक्स है। देखो रेट्स तो देखो इतने सारे हैं, वन टैक्स कहाँ है? सिंगल रेट ऑफ टैक्स तो लग नहीं रहा है। ये फिर प्रपोजल में था लेकिन नहीं अप्लाई हो पाता है। इवन गवर्नमेंट भी स्टार्टिंग में उसके फेवर में नहीं है कि भाई एक ही रेट सबके ऊपर लगा दो, वो थोड़ा मुश्किल काम है। अब मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स और मेजॉरिटी सर्विसेज इस रेंज में आती है। इसमें बहुत लिमिटेड और सिलेक्टेड चीज़ें हैं। इसमें फिलहाल कुछ नहीं है, कोई गुड्स या सर्विस के ऊपर 40% GST नहीं है। 3% इज फॉर ज्वेलरी। ज्वेलर की दुकान में जाके जो भी खरीदोगे उस पर लगेगा 3% GST। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, जेमस्टोन्स, ये वो सबके ऊपर। ये हमारे सूरत सिटी वालों के लिए है। दिस इज फॉर रफ डायमंड्स। हमारे यहाँ सूरत सिटी में डायमंड्स का काम बहुत लार्ज स्केल पे और शायद वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्केल पे काम होता है। रफ डायमंड्स का इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर पॉलिशिंग, कटिंग, ये वो शेपिंग वेपिंग होता है और फिर उसके बाद उसको पॉलिश्ड डायमंड्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उसको सेल किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस। तो रफ डायमंड्स के ऊपर 0.25% GST जो है वो स्पेशली लगाया गया है। और ये रेट सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए है और किसी प्रोडक्ट के लिए और किसी सर्विसेज के लिए नहीं है। तो GST किसी इंसान पे नहीं लगता है, GST लगता है गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स लगता है असेसी पे। असेसी मतलब वो पर्सन, वो एंटिटी, वो कंपनी, वो पार्टनरशिप फर्म, वो LLP, वो HUF जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कस्टम्स की, तो वो हमने देखा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी होती है। अब 40% मैक्सिमम रेट रखा है, चाहे तो किसी प्रोडक्ट को इसमें कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 40% इन फ्यूचर पेट्रोल, डीजल, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए रखा गया है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है मैं बता देता हूँ। देखो, पेट्रोल डीजल के ऊपर अभी GST नहीं लगता है, बट अगर फ्यूचर में वो चाहें तो लगा सकते हैं। इसके लिए काउंसिल है जो ये सब डिसीजंस लेती है, इसको बोलते हैं GST काउंसिल। और एक टैरिफ होता है। टैरिफ का मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन पे GST कितना लगेगा, गुड्स पे, सर्विसेज पे, कौन सी सर्विस पे कितना, वो सारा टैरिफ में मेंशन किया हुआ है। और इसको डिसाइड करना, इसको ऑल्टर करना, ये काम कौन करता है? GST काउंसिल करती है। अब पेट्रोलियम का क्या केस है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि रियलिटी है क्या। ठीक है, देख लेते हैं।
देखो, जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो उनको ये करना पड़ा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस, इज द पिलर, इज द फाउंडेशन, जिसके बेसिस पे सारे कानून अप्लाई हो पा रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज को अलाउ ना करे तो कोई एक्ट उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसको अमेंड करना पड़ा और जीएसटी को उसमें इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि पहले से तो जीएसटी जैसा कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड था नहीं। ये सारी चीजें तो उनको एड ऑन करनी पड़ी। अब पॉइंट ये था कि यार अब आप पेट्रोल को जीएसटी में रखने की बात नहीं कर रहे हो, सारे स्टेट अपोज कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल से उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सारे स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम तो रेडी नहीं है अपना रेवेन्यू सेक्रीफाइस करने के लिए, और फिर आधा आधा पैसा कर दोगे तो आधे रेवेन्यू में तो स्टेट नहीं चला पाएंगे। कोई अग्री नहीं हुआ। डिसीजन ये लिया गया कि चलो एक काम करते हैं, अभी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाते, लेकिन एटलीस्ट जीएसटी के फ्रेम में पेट्रोल को इंक्लूड कर लेने दो, बिकॉज बाद में फिर इतनी सी बात के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा बहुत प्रॉब्लम और हंगामा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट काफ़ी रिजिड होता है, इतना ईजी नहीं होता है कि आप बहुत आसानी से ये काम कर सकें। तो इसलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और इसमें बोला कि भाई जीएसटी में एक बार पेट्रोल को ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं, उस पर टैक्स लगाएंगे नहीं। फिलहाल पेट्रोल के ऊपर पुराने टैक्सेस ही लग रहे हैं, जिसमें एक्साइज और वैट और ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों की ड्यूटी। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे गुजरात में पेट्रोल का रेट, सूरत में मेरे सिटी में अराउंड 85 रुपीज़ है, राजस्थान में तो अभी 100 के आसपास चल रहा है। स्टेट वाइज फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि 85 रुपीज़ में 30 रुपीज़ पेट्रोल का कॉस्ट है, अराउंड 3-3.5 रुपये डीलर का कमीशन है, 33 रुपीज़ का पेट्रोल है, बाकी का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 52 रुपीज़ के आसपास, ये है पूरा टैक्स। ये सही आप देख रहे हो, 85 रुपीज़ में से 50 रुपये से ज़्यादा टैक्स है। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और सरकार इतना रेवेन्यू नहीं छोड़ेगी। और आप देख लो 85 में से अगर आप 52 निकालते हो, इतना परसेंटेज हो गया ये आप देख लो, ये अराउंड 60% हो रहा है। तो 60% तो पेट्रोल पे टैक्स है। सरकार वो टैक्स जाने थोड़ी ना देगी, वो 60 को 40 कर देंगे तो पेट्रोल का रेट 60-65 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो फिर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो सरकार का रेवेन्यू टूट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अभी भी इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया और पुराने टैक्सेस को चलने दिया। अच्छा, अब इसमें एक काउंसिल बनाई है, जीएसटी काउंसिल की मैं बात कर रहा था, उससे इसको रिलेट करा देता हूँ। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, इसके जो मेन चेयरपर्सन है वो है हमारे यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी मिसेस निर्मला सीतारमन, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, और वो इस जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। उनके अलावा हर स्टेट का भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। स्टेट असेंबली जो होती है, मेंबर्स जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट की कैबिनेट होती है, तो हर स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो स्टेट का फाइनेंस संभालते हैं। तो ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर हर स्टेट के जो है वो जीएसटी काउंसिल में मेंबर है, और इन्हीं से बनी है जीएसटी काउंसिल। मतलब बात जब टैक्सेस की हो रही है, फाइनेंस की हो रही है, तो फाइनेंशियल मैटर को समझने वाले लोग अगर होंगे तो कहीं ना कहीं बेस्ट डिसीजन जो है वो आ सकेगा। तो इसी के लिए इन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाई। अब जीएसटी काउंसिल है ना, रेगुलरली मीटिंग करती है, मतलब अगर मैं बात करूं तो एक महीने में कम से कम 2 बार, तो एवरेज अभी तक वो लोग मीटिंग करते आए हैं 2017 से कॉन्स्टेंटली। अब ये जब काउंसिल में मीटिंग होती है तो ये स्लैब्स के ऊपर डिस्कशन होता है, 5%, 12%, 18%, 28%, जो कुछ भी है, किसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, शिफ्टिंग होता रहता है। 12 वाला 18 में गया, 18 वाला 12 में गया, 18 वाला 5 में चला गया, ऐसा सब होता रहता है। 28 वाला 18 में चला गया, क्योंकि सरकार का टारगेट है जीएसटी से अपना रेवेन्यू जनरेट करने का ऑन अ मंथली बेसिस। दे आर टारगेटिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़, ये इनका टारगेट है, 1 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ रुपीज अगर उनका आ रहा है तो उनको कोई मतलब नहीं है कि वो आपसे 28% चार्ज करे। अगर 5% से भी उनका 1 लाख करोड़ आ रहा है, दे आर हैप्पी, ये उनका एब्सोल्यूट टारगेट है। इसलिए स्टार्टिंग में जीएसटी के रेट्स हाई थे, जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, रेट्स को लोअर डाउन कर दिया। 28 वाली चीज 18 में लेके आ गए, 18 वाली चीज 12 में लेके आ गए, 12 वाली चीज 5 में लेके आ गए, ऐसे करके शिफ्टिंग होता रहा। तो धीरे धीरे करके रेट्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन जो है उनका वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमें समझना है।
अब आगे हम अगर बात करें तो काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजंस होते हैं कि कब क्या करना है, और रेट्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली वो लोग चेंज करते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड्स हैं या जो मेंबर्स हैं उनको भी जीएसटी का रेट एक बार टैरिफ में चेक करना पड़ता है कि प्रैक्टिकल रेट क्या चल रहा है, उनको एक बार देखना पड़ता है भाई हमने लास्ट अभी 1 महीने पहले 18% तो हमें पता था, देख लो वही है, कहीं चेंज तो नहीं हो गया, तो एक बार कंफर्म कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होता रहता है। अब जीएसटी काउंसिल जब डिसाइड करेगी इन फ्यूचर, क्योंकि सारा डिसीजन जो है वो वोटिंग से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी वोट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी वोट्स हैं, और वो लोग जो डिसीजन लेंगे बाय मेजॉरिटी वोटिंग, उस बेसिस पे ही डिसीजंस फाइनल होते हैं हर मीटिंग में। तो जब जीएसटी काउंसिल के सारे मेंबर्स पेट्रोल के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मेजॉरिटी वोट आएंगे कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगाना है, तभी ये हो पाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। दैट इज द बेसिक इंटेंशन, और इस हिसाब से अभी करंट सिचुएशन चल रही है। तो यहां तक तो आपको पता चला होगा कि मैं क्या आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन में। अब और भी चीजें हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन फर्स्ट लेक्चर होते हुए मैं आपको यहीं तक चीजें बता रहा हूँ। जो जो पॉइंट्स मैंने कवर करने थे, मैंने आपको रेट्स की बात बता दी, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट बता दिया, मैंने आपको कलेक्शन कितना हो रहा है वो बता दिया, जीएसटी काउंसिल क्या है, पेट्रोल पे क्या सिचुएशन है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, विस्की एंड ऑल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे अभी जीएसटी आया नहीं है। तो जो पुराने टैक्सेस हैं इनके ऊपर वही चल रहे हैं। तो वैसे आपको एक्साइज ड्यूटी अब ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे मिलेगी नहीं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिल सकती है। क्लियर, मिलती है, लगी रही, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। अब आगे जो भी है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि और क्या क्या थियरी दे रखी। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो थियोरिटिकल डेटा है, आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, अब मैं बुक के हिसाब से चलूंगा कल से, तो हम उस बेसिस पे उसको देखते जाएंगे और आपका टॉपिक पूरा कवर होता जाएगा। तो इसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एंड जो लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्री लेक्चर, अगर आपको पूरा सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। काफी सारे सिटीज से स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मटेरियल जो भी है मैं आपको बाई कोरियर बाई पोस्ट प्रोवाइड करूंगा, एंड लेक्चर्स इसी तरीके से चलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन एवरी इवनिंग हम कंडक्ट करते हैं। जितना आपने लेक्चर देखा, आप शाम को आके मुझे लाइव में सारी क्वेरीज पूछ लो, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो, एंड देन हम आगे बढ़ते रहेंगे। बुक में एमसीक्यू का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, थियरी भी मिल जाएगी। तो जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी अ कंप्लीट मटेरियल, और उसके अंदर सारी चीजें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी, कुछ आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं से भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं पूरे इंडिया में से, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। कस्टम्स अभी हमारा लेक्चर हो चुका है, जीएसटी पे हम चल रहे हैं, इसके बाद इनकम टैक्स आने वाला है। तो इवन अगर आपको जून के सेशंस के लिए या आगे दिसंबर के सेशंस के लिए अभी ज्वाइन करना हो, तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एंड देन हम आगे का जो भी प्रोसीजर है वो देख सकते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।